लीक से हटकर चलने वालों की बात ही अलग होती है। वो कुछ नया गढ़ते हैं, जोखिम उठाते हैं, मूल्यों को बदलते हैं और नए रास्ते बनाते हैं। तभी तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। हिंदुस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो एक बार ठान लें तो कुछ कर गुजरते हैं। अब शेयर मार्केट्स की बात कर लीजिए। जो बाजार कभी विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs के मिजाज पर निर्भर था, आज वो हिंदुस्तानियों के दम पर तेजी के नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हिंदुस्तानी की बात ही खास होती है। आप उन्हें सरफिरा, क्रेजी समझ सकते हैं, लेकिन वो दमदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं। चलिए आ गए वापस हम अपना वीकेंड स्पेशल लेकर। अच्छा, एंटरटेनिंग वीकेंड खड़ा था हमारे सामने। आइडियाज के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, कहते हैं ना, रिजर्वॉयर था, जलाशय था। चाहे आप बड़े पर्दे पे टटोल लें, चाहे OTT प्लेटफॉर्म्स पे चले जाएं। पर आमतौर पे जब बड़े पर्दे पे कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं OTTs को अवॉइड करता हूं। खैर, कहानी आगे पूरी करूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, पहले आज के जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं उनको आपसे रूबरू करा दें, इंट्रोड्यूस कर दें। हमारे साथ आज होंगे होम कैपिटल के कोलकाता से राजेश अग्रवाल साहब और मुंबई से जाने माने मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय सर। और जब बड़े बड़ी मूवीज के लाइनअप की चर्चा हो और ये दोनों ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो दोनों से रिक्वेस्ट करी थी, लकीली दोनों ने एग्री कर लिया है। दोनों के साथ आज हम लोग अपना ये शो करने वाले हैं। अब वो रिलीजेस की चर्चा। इस वीक 2 इंटरेस्टिंग रिलीजेस पर्दे पे हैं। पहली है इंडियन 2, तमिल में और तेलुगु में, और दूसरी वही मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन हिंदुस्तानी 2। पोस्टर दिखाइए यार, ये है एक्शन मूवी कमल हसन साहब की, और कह रहे हैं बहुत लॉन्ग डिले के बाद, 4 साल के शूट के बाद ये मूवी वापस आई है। ये बेसिकली आप सबको याद होगा, अब मुझे तो याद है 1990, अब साल तो अभी टटोला मैंने, पर मूवी याद थी मुझे इंडियन। वो उसी मूवी 1996 की वो क्लासिक जो थी उसका सीक्वल है। और जब मैं आने से पहले शो में इसके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि इसकी 3rd सीक्वल भी ऑलरेडी शॉट है और एडिटेड है। अब से 6 महीने के आसपास बाद उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा। कमल हसन साहब की एक्टिंग की तारीफ है आज सुबह के रिव्यूज में, मूवी की इतनी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिलीज इस हफ्ते की सरफिरा, हिंदी ड्रामा, अक्षय कुमार साहब स्टारर। दूसरी मूवी है 21 साल की। अभी कुछ दिन पहले पहली आई थी बड़े मियां छोटे मियां, जिसपे भी अपन ने शायद शो बनाया था। वो तो इतनी चली नहीं बॉक्स ऑफिस पे। ये दरअसल एक रीमेक है तमिल मूवी का। मुझे नहीं पता था, पर आपने वो अन्ना को आते हुए देखा है कई सारे मेरे शोज में। तो ये अन्ना ने बताया कि तमिल मूवी थी, उसका रीमेक है। पढ़ा मैंने, बिल्कुल सही बात है। और इसकी तारीफ है मूवी की, मतलब है मिक्स रिव्यूज, लेकिन ज्यादातर तारीफ की तरफ थे। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अक्की का ओवरडोज है, ऐसा मैंने पढ़ा। हर फ्रेम में आपको अक्षय कुमार नजर ही आएंगे इस मूवी में। पर है एक स्टॉक मार्केट वालों के लिए कुछ कनेक्ट होगा। हमारे देश की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन, उसके फाउंडर, उनकी स्टोरी, पर उसमें बहुत सारा ड्रामा इन्फ्यूज कर दिया है, तो थोड़ा सा रियल ट्रैक मिस हो गया, लेकिन इंस्पिरेशन वहीं से आई है इस मूवी की। राजेश सर, इस बार इस वीकेंड तो चारों उंगलियां के दोनों हाथ घी में आपके, तो मस्त वीकेंड जा सकता है। आई एम श्योर देखोगे दोनों आप, लेकिन पहले कौन सी देखने लायक होगी? अपफ्रंट क्या लग रहा है, कौन से बदलाव लगाओगे पहले? गुड आफ्टरनून आशीष जी, सुदीप सर। आपने सही कहा, दोनों हाथ घी पे हैं। मैं तो कहूंगा सर भी कढ़ाई में, क्योंकि सिर्फ यही 2 ही नहीं, OTT पे बहुत सारे रिलीजेस, समय की पाबंदी है, सबको डिस्कस करना संभव। सिर्फ इसी 2 पे अपना दायरा सीमित करूं तो जिस तरीके से अक्षय कुमार की पिछले कई मूवीज की परफॉर्मेंस रही है,
उसे देखते हुए थोड़ी सी निराशा रहती है। जाऊंगा दोनों ही, ये बात सही है, बट पैकिंग ऑर्डर चूंकि देना है तो मैं समझता हूँ पहले कमल हसन साहब की मूवी जाऊंगा, क्योंकि जो सेनापति इंडियन पार्ट 1 में थे उसी की कंटिन्यूएशन होती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं पता 28-30 साल के बाद अ, कितना कुछ हो पाएगा, लेकिन फिर भी कमल हसन साहब की एक्टिंग की तो कोई तारीफ जितनी कम की जाए उतनी ही कम है। फिर वो चाहे अप्पू राजा हो, हिंदुस्तानी हो, कई ऐसी पिक्चरें हैं जो हमने कमल हसन की कई कई वर्षों पहले से देखी होगी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदुस्तानी 2 ही रही। वो इंडियन मूवी तो खैर आज भी याद है मुझे। और जब पढ़ा 96 में आई थी, और आज भी याद 96, 2006, 2016, यार 25-30 साल बाद ये सीक्वल आया है, पर फिर भी सबको याद है अगर वो मूवी, तो मतलब इस मूवी ने काफी इम्पैक्ट छोड़ा था। देखते हैं इसका सीक्वल कैसा रहता है। लेकिन क्या करने का इरादा है भाई? एक तरफ सरफिरा, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी, दोनों बड़े नाम थे, एक को चुनना गलत था, तो दोनों को कंबाइन करके हमने कर दिया, सरफिरा और हिंदुस्तानी को मिला के कर दिया स्मार्ट हिंदुस्तानी। वो शो का नाम आपकी स्क्रीन पर, और अपन ने वैसा ही एक प्लेन भी उड़ा दिया जो नाम को काटता हुआ चला जाएगा। ये हमारी ग्राफिक्स टीम का कमाल। वैसे नाम फैक्ट, हैंड ओवर हार्ट कुछ और सोचा था, कल रात तक नाम कुछ और था, पर फाइनली हमारी कंसेंट टीम ने हमारा वो नाम गिरा दिया। तो कोई बात नहीं, हमने, वो थोड़ा सा एग्रेसिव नाम था शायद, या जो भी रीजन हो, तो अब हम स्मार्ट हिंदुस्तानी के साथ जा रहे हैं। भाई जा इस नाम के साथ रहे, लेकिन जो सोचा तक करेंगे वही। राजेश सर और सुदीप सर ने कल रात में बहुत देर तक स्टॉक आते हुए देखे नहीं होंगे, क्योंकि वो डिबेट ही चलता रहा कंसेंट टीम के साथ। बिना नाम बढ़िया होने के ना काम करने का मन नहीं करता, तो मामला गड़बड़ा रहा था। फिर चलिए फाइनली स्मार्ट हिंदुस्तानी, लेकिन काम हो जाएगा अपना स्मार्ट हिंदुस्तानी विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इस पे भी ध्यान रखिएगा। यह बात हो रही है रिटेल की बढ़ती स्टॉक होल्डिंग्स की। एक्सक्लेमेशन मार्क इसीलिए कि वाकई जो हम रिटेल खरीद रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम सही चीज खरीद रहे हो। तो मैं उन स्टॉक्स को टटोलूंगा जहां पिछले कुछ क्वार्टर्स से लगातार रिटेल की होल्डिंग बढ़ रही है, और रिटेल को हमने बहुत स्पेसिफिकली कैटेगराइज करा है। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, पब्लिक शेयर होल्डिंग में, जिनकी अप टू 2 लाख की होल्डिंग है, अप टू ₹2 लाख की, उससे प्योरली रिटेल क्लासिफाई करा जाता है। हमने वही रिटेल इन्वेस्टर्स लिए हैं। हम में से कई सारे एसआईपीज के थ्रू डालते हैं, म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं, उन सब पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ रिटेल की होल्डिंग्स। हमारा अपना पैसा जो हम खुद ही झोंक रहे हैं, किन किन स्टॉक्स में एग्रेसिवली जा रहा है, उन स्टॉक्स को मेंशन करूंगा, उन स्टॉक्स को हाईलाइट करूंगा, और इन्हीं दोनों मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट से जानूंगा हम सही कर रहे हैं या गलत। ये बेसिक आइडिया है। सुदीप सर, ठीक है ना आइडिया? जरूरी नहीं है भाई हम रिटेल जहां पे एग्रेसिव हो रहे हैं सही चीज हो ना हो, समय समय पे रिव्यू करना, समय समय पे टटोल लेना कि गलती तो नहीं हो रही, बाजार अभी ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है, गलती है तो निकलने का मौका होगा। आइडिया ठीक है, रिव्यू कर लिया जाए इस चीज को। बिल्कुल ठीक है आशीष जी। और जैसे आप हमेशा, मैं कहता हूं, आपका शो का नाम के लिए मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कौन से मूवीज रिलीज हो रहे हैं, और मैं सोचता रहता हूं कि अभी आशीष जी क्या नाम लेके आएंगे इस हफ्ते के लिए। तो मेरा तो पहला इंटरेस्ट आपका शो करने का ये होता है कि नाम मैं देखूं और वो नाम के साथ मूवीज को रिलेट करूं। तो बिल्कुल ठीक है। और रिटेल निवेशक की अगर बात करें तो मैं ये, आप जानते हैं मैं बहुत दिनों से मार्केट में हूँ, राजेश जी तो मेरे पुराने मित्र हैं। एक जमाने में हुआ करता था कि एफआईआईस बेचता था, एफआईआईस आता था तो मार्केट उसके साथ चलता था। और पिछले, देखिए इस कैलेंडर ईयर में जनवरी से जून तक हम लोग देख रहे थे एफआईआईस जो फॉरेन निवेशक है उनका पार्टिसिपेशन नेट नेट जीरो के पास है। मतलब उन्होंने बेचा है, खरीदा है, पर नेट कंट्रीब्यूशन जीरो। और इसके बावजूद इंडियन मार्केट जैन से लेके जून एंड तक कितना चला, कहां पहुंचा, कितना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, ये सारा एक तरफ से अगर देखेंगे तो इंडियन रिटेल निवेशक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ही कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्टली खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए आ रहे हैं और तरीके से आ रहे हैं, पर सारा इंडियन रिटेल का ही पैसा है जो मार्केट में आ रहा है पिछले 6 महीने से, और वही मार्केट को इस लेवल तक ले आया है। बिल्कुल ठीक है। ये प्रोड्यूसर साहब ने अपने लीड इन में मेंशन भी करा था
कि पहले जो एफआईआईज की दम पे चलता था आज रिटेल की दम पर है। एफआईआईज कितना भी माल छोड़ रहे हैं हमने ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब करा है, पर वो हमने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू बहुत पैसा चैनलाइज करा और कुछ पैसा हमने खुद भी झोंका है। जो खुद झोंका है आज उसका रिव्यू। म्यूचुअल फंड तो खैर केपेबल फंड मैनेजर्स के थ्रू चैनलाइज करते हैं, हम और आप जो डायरेक्ट कर लेते हैं उसका आकलन हमें करते रहना चाहिए। चलिए एक एक करके वो स्टॉक स्क्रीन। अच्छा, वो एक बार आपने प्लेट दिखाई थी शो के नाम की फुल फ्रेम में, प्लीज एक बार फिर से दिखाओगे क्या वो टेम्पलेट जो है आपकी? नहीं, फुल फ्रेम में दिखाओ, फुल फ्रेम में दिखाओ जो आप पूरी स्क्रीन पे दिखा रहे थे। एक बार ये देखिए क्या ब्यूटीफुली अन्ना और उनकी टीम ने वीव करा है। मैंने कहा था जो अक्षय कुमार की मूवी थी सरफिरा, उसमें एक प्लेन उड़ता हुआ जाता है, वो कट करता है, तो वो स्मार्ट में हो गया। हिंदुस्तानी जो हिंदी वाला वर्जन है उसका आप ट्रेलर देखेंगे तो उसमें ऐसे ही वो हिंदुस्तानी का नाम जमीन से उठता है जैसा उन्होंने ट्रांजिशन दिया है। इसमें ब्यूटीफुली वीव कर रखा है आपके लिए दोनों मूवीज का नाम। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए एक एक करके अब स्टॉक्स पे उतर रहा हूं जहां पे रिटेल की होल्डिंग्स बढ़ रही हैं, उनका आकलन करा जाए। सुदीप सर पहला आपके लिए है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइएगा बंधन बैंक और उसके प्लीज बार्स प्लीज लेकर आइएगा। बंधन बैंक में पिछले एक साल में हम रिटेल की होल्डिंग दोगुनी हो गई है। मार्च पिछले साल खड़े हुए 5, 5.5, पौने 6% वाला आज पौने 11% पे होल्डिंग पहुंच गई है और पिछले एक क्वार्टर में हमने बहुत एग्रेसिवली इस बैंक पे होल्डिंग अपनी बढ़ा दी। सुदीप सर ये वो बैंक है जहां पे इस समय अनसर्टिनिटी लिंगर कर रही है। घोष बाबू का अकस्मात जाना, आरबीआई का कोई किसी नए नाम को वेट ना करना, उस ट्रांजिशन फेज में टेम्पररी इंटरिम एमडी और सीईओ का नाम सामने आना और घोष बाबू के जाते जाते तमाम अटकलें, अभी अटकलें ही कहूंगा क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, उन सब के बीच में वैसे स्टॉक भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर, उन सब के बीच में हम रिटेल ने, बाकियों ने माल छोड़ा, हम रिटेल पे चिपकता चले जा रहा है। 10-11% रिटेल की स्पेसिफिकली होल्डिंग आके खड़ी हो गई है। पर ये एग्रेसिव बाय तो हो गया है, ये सही हुआ है नहीं हुआ है, करना क्या है इस बैंक में? होल्ड करूं, बाय करने का स्टॉक है, सेल करने का? मैं इन तीनों पैमानों पे आपसे जानना चाहता हूं। आपके लिए बंधन बैंक कैसा? देखिए, मैं तो मानता हूं कि रिटेल ने बहुत ही अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अनसर्टेनिटी है और घोष बाबू का जाना, जो सारे जो जो माहौल क्रिएट हुआ इनका जाने को लेके, वो भी थोड़ा सही नहीं है। और आरबीआई ने रिप्रेजेंटेटिव डाला है, इंटरिम सीईओ आए हैं, ये सारा चीज मतलब नर्वसनेस मार्केट में क्रिएट कर रहा है और प्राइस में भी उसका इफेक्ट देखने को मिला है। पर इस माहौल में खरीदारी रिटेल ने की है, ये बहुत ही बेहतरीन, एग्रेसिव जरूर है पर ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी लिया है, क्योंकि बाय लो हमेशा के लिए हम लोग कहते हैं पर बाय लो होता नहीं है। जब सब चीज चलना चालू हो जाता है तब दौड़ते हैं उसके पीछे। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जब इंस्टीट्यूशन वाले बेच रहे हैं, जब मार्केट में नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है, तब रिटेल ने खरीदा है। तो मैं तो ये बहुत ही पॉजिटिवली इसको देखता हूं, क्योंकि फंडामेंटली और लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आप देखें तो हम लोग पॉजिटिव है बंधन बैंक में। देखिए, आज के दिन में बैंकों का में अगर आप ओवरऑल देखें, सारे बैंक की जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है, जो एनालिस्ट का रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है। क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको डिपॉजिट चाहिए और डिपॉजिट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो मार्जिन श्रिंक करेगा। इस माहौल में जो बैंक का कैपेसिटी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन का अच्छा है, उसको आगे बढ़ना, उसका आगे बढ़ना निश्चित है। और इस मामले में मानता हूं बंधन आगे है, क्योंकि बंधन में एक बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस बेस है और इसके जो कस्टमर्स हैं ये इनके बैंक के भी कस्टमर्स बन गए हैं। और उस लेवल पे जाके इफेक्टिवली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अगर हो सके तो बंधन बैंक एक यूनिक पोजीशन में है अच्छा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने का। भाई सुदीप सर तो मानते हैं हमसे गलती नहीं हुई है, हम रिटेल ने जो लपक के लैच ऑन कर लिया है बंधन बैंक को लोअर लेवल्स पर, ये बुरी कहानी नहीं है। इसे होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट बाय का रेको आता हुआ सुदीप सर का, और अभी दोनों में पहले मैंने जो राजेश सर के पास नहीं चलते, रीजनल बायसनेस आ जाएगा, मैं भूल गया था रीजनल बायसनेस यहां पे भी आ सकता था, लेकिन किसी रीजनल बायसनेस के बगैर बंधन बैंक पसंद आ रहा है सुदीप सर को, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। दूसरा, इजी ट्रिप प्लानर्स, राजेश सर आपके पास आऊंगा, प्लीज इसके रिटेल के बार्स लेकर आइएगा, रिटेल होल्डिंग के।
10-11% से हमने खरीदते खरीदते 22% कुल आउटस्टैंडिंग का रिटेल के पास, 2 लाख रुपए से कम होल्डिंग वाले लोगों के पास इस समय 22% से ज्यादा होल्डिंग हो गई है इस इजी ट्रिप प्लानर की। और ये स्टॉक ऑफ लेट आपने नोटिस करा होगा 54-55 के लेवल से लगातार ठंडा पड़ते चले जा रहा है, 41 के आसपास आ गया है। उत्साह बढ़ा था रिटेल का जब इसने कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स करके भाव रिड्यूस कर दिया था, टिकट साइज स्टॉक का रिड्यूस कर दिया था। पर ये क्या रिटेल ने सही करा क्या? ये स्पेस तो खैर चर्चा में आती रहती है, हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूरिज्म, पर उसमें ये जो स्टॉक हम सब भरे चले जा रहे हैं ये सही है या नहीं? राजेश सर, आप लोग का व्यू। देखिए, आपने सही कहा कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म बहुत इन थिंग है। अभी सभी कोई उसी की बातें कर रहे हैं। दूसरे टिकट साइज कम होने के कारण रिटेल ने बहुत बड़ी पहुंच बना ली इसमें। और अक्सर ऐसा देखा गया कि सस्ते शेयर और जो छोटी डिनोमिनेशन के होते हैं उसके पीछे रिटेल की थोड़ा आकर्षण रहता है। लेकिन अगर नंबर्स वगैरह देखें तो पिछली तिमाही में अगर रेवेन्यू में थोड़ा जंप आया भी था तो बॉटम लाइन में 40% के आसपास पे ड्रॉप देखी गई। इन्होंने कुछ एक हॉस्पिटैलिटी कंपनी भी खरीदी है अयोध्या में होटल्स खोलने के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकिंग में जा रही है, कई तरह के डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नंबर्स जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि इस स्टॉक में पैसे लगाएं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी लगा लिया है, मेरे हिसाब से एक बार निकलना बेहतर होगा, क्योंकि अगर हॉस्पिटैलिटी में ही रहना है तो बहुत सारे विकल्प बाजार में उपलब्ध। हॉस्पिटैलिटी में रहना है तो बेहतर विकल्प हैं बाजार में, इससे एग्जिट करने के मौके ढूंढना एक बेहतर स्ट्रेटेजी। अगला स्टॉक हैप्पीएस्ट माइंड। सुमित ने डेटा भेजा था मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का, रिटेल का ब्यूटीफुली उन्होंने दिया था मुझे बार्स की ऐसे से हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड जैसे ही देखा मुझे समझ में आया क्यों यूट्यूब लाइव में इतने सवाल बंधन बैंक के और हैप्पीएस्ट माइंड्स के आते हैं, क्योंकि हम रिटेल ने धीरे धीरे करके बहुत भर लिया है हैप्पीएस्ट माइंड। भाई साहब, एज ऑन डेट लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है हैप्पीएस्ट माइंड में हम रिटेल की 30% से ज्यादा होल्डिंग हो चुकी है, 30% से ज्यादा। और ध्यान रखिएगा, फिर मैंने 30% हमारे पास, अभी तो प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था तब भी उनके पास 30-40% थी, तो किसी के पास है कि नहीं? तो म्यूचुअल फंड के पास केवल 1.25% है भाई साहब, एफआईआईज के पास भी केवल 4.5% है। हम रिटेल ही भरे चले जा रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड को। एक जमाने का हीरो जरूर था, कितने समय से लेगार्ड बना हुआ है। सुदीप सर, ये हमने बहुत भर लिया है रिटेल ने, 30% आउटस्टैंडिंग होल्डिंग सारा रिटेल, प्योर रिटेल के पास आ गया है। ये हैप्पीएस्ट माइंड में सही कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे हैं? देखिए, टाइमिंग शायद सही नहीं है, क्योंकि मैं हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी तो अच्छा है, प्रोमोटर क्रेडेंशियल भी बहुत ही अच्छा है, पर जिस माहौल में हमने रिटेल ने ये ज्यादा लिया है, अब थोड़ा इसमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत जल्द इसमें बहुत कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है। हाँ, एआई ट्रांजिशन बहुत बड़ा एक आईटी क्षेत्र में हो रहा है, और एआई में अगर हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले दिनों में कुछ इफेक्टिवली कर पाए तो शायद अच्छा होगा। पर इमीडिएटली अगर आप पूछें तो मैं ये स्ट्रेटेजी से सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रिटेल ने थोड़ा दे हैव एक्टेड लिटिल हेस्टिली, यही मैं कहूंगा। प्रमोटर ने होल्डिंग बेचा है, उसका अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया था कि वो 44% तक शेयर होल्डिंग रखेंगे, तो बाय एंड लार्ज उनका होल्डिंग कम हो गया है और थोड़ा बहुत और भी ओवरहैंग है, पर वो अलग बात है। मैं ये कहूंगा कि रिटेल ने थोड़ा जरूरत से ज्यादा परसेंटेज खरीद लिया है, यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर ले लिया, बहुत जल्दी एक्सपोजर ले लिया। अभी तक बंधन बैंक ही ठीक है भाई साहब, बाकी सब हम गलतियां कर रहे हैं। ध्यान रखना है, अपने एक्सपोजर रिड्यूस करना ज्यादा बेहतर होगा। एक स्टॉक और, उसके बाद ब्रेक लूंगा, मुझे बहुत सारे स्टॉक कवर करने। ब्रेक के उस बाद थोड़ा सा और पेस के साथ आगे बढ़ेंगे। राजेश सर, ये तो आप ही के लिए, क्योंकि आप ही का हम नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स। इसमें रिटेल देखिए भाई साहब, 1.5% थी एक साल पहले, बढ़ते बढ़ते आज 11.5% रिटेल की होल्डिंग हो चुकी है। इस तरह से रिटेल ने लैच ऑन करा ये स्टॉक, या कहें शायद दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ और रिटेल के हाथ में आ रहा है। 560 वाला स्टॉक था, साल का है, इस समय 300 लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। तो कोई छोड़ रहा है और रिटेल भर रहा है। राजेश सर, ये सही कर रहा है रिटेल या नहीं? देखिए, आज 24,500 के ऊपर अगर निफ्टी है और कोई स्टॉक अपने 52 हफ्ते के
ऊपर के लेवल से 50-60% नीचे है, तो वो ज़ाहिर-सा दिखा रहा है कि कुछ न कुछ स्टॉक्स में गड़बड़ी है। अब आते हैं स्टॉक के ऊपर, तो पिछली तिमाही में नतीजे खराब आए। सिर्फ पिछली तिमाही में ही नहीं, कि पिछले कई तिमाहियों से नतीजे खराब आ रहे हैं, बॉटम लाइन में ड्रॉप आ रही है। इस बार तो लॉस आया था 31.5 करोड़ का। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम फंडामेंटली कोई स्टॉक में निवेश की सोचते हैं या करवाते हैं, बट एडवाइस करते हैं कोई को, तो एक तो कंपनी का कामकाज, दूसरे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बड़ा मुद्दा होता है। यहाँ पर कई कंट्रोवर्सीज में कंपनी पिछले कई दिनों से, कई क्वार्टर्स से हमने देखा है, कभी पेपर नहीं मिल रहे हैं, कभी समय पर डिक्लेरेशन वगैरह नहीं हो रहे, कई तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कत है। तो इससे तो अवॉइड करना या जिसके पास है सेल करना उचित रहेगा। अब राजेश एक्सपोर्ट्स भर लिया है गलती से, तो मौका है, निकलिए। वैसे ये मौका नहीं दे रहा है, ये अपने लोज के आसपास फिर भी कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी एग्जिट का कॉल है एक्सपर्ट्स का। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अभी तो सिर्फ 4 ही स्टॉक डिस्कस हुए हैं। ब्रेक के बाद कोशिश करूंगा एक रैपिड फायर टाइप मोड हो जाए, पर वो रैपिड फायर होगा नहीं। आपको 1-2 लाइन तो जस्टिफाई करने के लिए देनी पड़ती है, लेकिन कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स ब्रेक के उस पर ऐसे ही रिटेल की बढ़ती होल्डिंग्स वाले अपन बातचीत कर लें। बिना समय वेस्ट कर मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स कवर हो। डॉक्टर साहब क्विकली यूपीएल फायर करिएगा। राजेश सर आपके पास आ रहा हूं, यूपीएल के बार्स दिखाएंगे कैसे रिटेल पिछले 1 साल में अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाता ही चले जा रहा है। 11% के आसपास आ गई है। निफ्टी का हिस्सा था वैसे पिछले कुछ दिनों तक, अभी बाहर हुआ है तो दिग्गज कंपनी। राजेश सर ये कॉल ठीक है क्या रिटेल की? देखिए, जो कंपनी की साइज है न केवल डोमेस्टिक में और बल्कि इंटरनेशनल में, उसे देखते हुए ठीक लगता है, क्योंकि लोएस्ट हो गए हैं, जो भी रिस्क थे डिस्काउंटेड। कंपनी की जो मुख्य दिक्कत थी डेट, उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल बने रह सकते हैं। ये यूपीएल कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कंपनी है भाई। गुजरात पीपावाव पोर्ट दिखाई डॉक्टर साहब, इसमें होल्डिंग हमारी डबल हो गई है पिछले 1 साल में। 5-6% वाली ऑलमोस्ट 12% के करीब पहुंच चुकी है। और खैर ये स्टॉक तो चल पड़ा है, तो जिन रिटेल ने भरा था उनको फायदा तो हो रहा होगा। सुदीप सर बने हुए हैं, बढ़िया है क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा स्ट्रेटेजी है। देखिए, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का बहुत ध्यान है और इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़ रहा है। पोर्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं पोर्ट्स को, और ये स्ट्रेटेजिकली पोजीशन पोर्ट भी है। तो यहाँ पे रिटेल ने सही काम किया, उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, यही उम्मीद करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज। राजेश सर 8.5% 1 साल पहले होल्डिंग, आज 21-22% पे, और ये स्टॉक भी ऊपर से ठंडा पड़ रहा है। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 64-65 रुपए वाला 44 पे आ गया है, और हमने 21% इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी रख ली है अपने पास। देखिए, यहाँ पे हमारी सेल की रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो कंपनी ने खुद अपनी गाइडेंस कम करी है, फिर वो चाहे डिपॉजिट्स की हो, लोन ग्रोथ की हो, रिटर्न ऑन इक्विटी की हो, सब जगह गाइडेंस में कट आया है। दूसरे जो एमएफआई सेगमेंट्स है, वहाँ पे कई स्टेट्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह में स्ट्रेस की बातें चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक बार निकल जाना बेहतर होगा। निकल जाना बेहतर होगा। एक लास्ट स्टॉक लेकर आ रहा हूं, वो है इरकॉन इंटरनेशनल। सुदीप सर को दिखाइए, और दिखाइए इसके बाद 14% से 24% रिटेल की होल्डिंग पिछले 4 क्वार्टर्स में आ गई। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। है नवरत्ना सरकारी कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सरकारी काम, चमक रहे हैं स्टॉक्स। लेकिन सुदीप सर, हमने 24% एक सरकारी कंपनी में भर लिया, वो भी रिटेल, प्योर प्ले रिटेल, 2 लाख तक की होल्डिंग वाले। क्या करूं? देखिए, प्रॉब्लम इस कंपनी का एक ही है, वैल्यूएशन बहुत ही रिच है। प्रॉस्पेक्ट अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कामकाज ठीक चल रहा है, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं तो रिटेल को यही सलाह दूंगा कि बहुत सतर्क रहिए, अपॉर्चुनिटी देख के प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है। मुझे तो ये साफ दिखता है। बांधना चाहिए भाई। जिन रिटेलों ने बंधन बैंक, यूपीएल और गुजरात पीपावाव जैसे स्टॉक्स भरे हैं, वो तो ठीक है, लगे रहिए। पर जिन्होंने ईज माई ट्रिप, हैप्पीएस्ट माइंड, राजेश एक्सपोर्ट्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इरकॉन इंटरनेशनल भर रखे हैं, निकलने के मौके ढूंढना बेहतर इनकाउंटर्स से। सुदीप सर, राजेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और थैंक यू आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए। नमस्कार।